तो देखिए बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके पास में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर पहला ही है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लिंग गुणसूत्र निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से नहीं है। तो क्या है? बंदर है, चीता है, तितली है, मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि मछली, सॉरी, छिपकली। तो छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इस बात का याद रखना है आपको। अब बात करें बंदर के अंदर अगर कितने पाए जाते हैं, तो लगभग लगभग बात करेंगे, लगभग 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 48। अगर मैं चीते की बात करूंगा तो लगभग 38 से लेकर के 72 रहेंगे। तितली की बात करूंगा तो लगभग सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रहेंगे 180 लगभग में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो है वो आपके तितली के अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। 380। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज के जो है क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं? यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं वो किसके द्वारा संतान में आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम के द्वारा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्रोमोसोम के द्वारा है, प्लाज्मा के द्वारा, या फिर लाइसोसोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी कि क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम, अर्थात उनको बोलते हैं गुणसूत्रों के द्वारा ये जो है संतान में लक्षण परिवर्तित होते हैं, या बोल सकते हैं ट्रांसफर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने की सहायता करती है? यानी कि जो टिश्यूज हैं उनकी बॉडी बिल्डिंग, यानी उनको अच्छे से मसल करना, बढ़िया तरीके से उनको बिल्डअप करना। और दूसरा, अंगों में खाली जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने में कौन सा इनमें से सहायक है? कंडारा है, बसा है, ऊतक है, गार्तिका यानी एरियोलोरर है, या फिर उपस्थि है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि गर्तिका। क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, गर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है अधिकतर बच्चे दे देंगे। ऐसा कोई ऊतक, ऐसा कोई टिश्यू, ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट जो कि बिना थके जीवन भर तक कार्य करता है, वो कौन सा होगा? तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो अधिक छात्र छात्राएं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, यानी कि ब्लड और बोन के एग्जाम्पल कौन से होगा? यानी ब्लड और बोन कौन से एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे? संयोजी ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है, या फिर तंत्रिका ऊतक है? तो ये जो है किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। किसमें आते हैं? संयोजी ऊतक में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज का कार्य करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी छात्र छात्राएं जितने भी हमारे वीडियोस देखते हैं, तो उनके इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ हर वीडियो में कि जल्दी ही हमारा ऐप आने वाला है, जिसमें कि साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के और जीके जीएस के कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। और चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और थोड़ा अपना सपोर्ट भी करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? यानी कि तंत्रिका कोशिका, उपस्थि, अस्थि और रक्त। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें रक्त और हड्डियां हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रक्त और अस्थि हड्डियां हैं, ये उपस्थिति कार्टिलेज है। तो इन तीनों में से ये पूछ रहा नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका तंत्र नहीं होगा। कौन? संयोजी ऊतक नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? यानी कौन सा एक जंतु ऊतक नहीं है? तो देखिए, जंतु का ऊतक नहीं है ये पूछा गया। सिंपल सी बात ये है प्रश्न में कि जंतु का ऊतक कौन सा नहीं है? पेशी ऊतक नहीं है, दृढ़ ऊतक नहीं है, उपकला ऊतक नहीं है, तंत्रिका ऊतक नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं, दृढ़ ऊतक नहीं होता है। पेशी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, लेकिन दृढ़ ऊतक नहीं होता है। किनमें? जंतु ऊतकों में। क्वेश्चन नंबर 8, फिलोयम के
अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी कि फ्लोएम वाहिका। सीधे बात है, देख लीजिए जहां वाहिका हो तो ये क्या है, चालनी नलिका है, फ्लोएम वाहिका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर ये बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि उसके अंतर का जो क्षेत्र है वो कोशिका का वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो पेरिकाइमा है और आपका क्लोरिकाइमा है या फिर स्क्लेरकाइमा है या जाइलम है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि पेरिकाइमा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। यानी पेरिकाइमा का जो अंतर कोशिका क्षेत्र है वो कैसा होता है, काफी हद तक बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा अद्भुत क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो ये नहीं वालों चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है, यानी कि सिंपल भी है और वो स्टेबल भी नहीं है, यानी दोनों चीज पूछिए, सिंपल और स्थायी। तो आपका ऑप्शन है क्लोरिकाइमा है, शीर्ष विभाजित कोशिका है, या जाइलम है, या फिर पेरिकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्या है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। तो जाइलम कैसा है, सरल नहीं है। जाइलम कैसा है, एक जटिल होता है बेटा। कैसा होता है, जटिल ऊतक पदार्थ होता है। कुछ दिन से हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब रही है, तो हम माफी चाहते हैं, वीडियो आपको समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज से, तो काफी दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, तो मैंने आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए प्रयास किया है। चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है, संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, अस्थि ऊतक है, या रुधिर ऊतक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संकुचन करता है, तो संचुक के लिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पेशी ऊतक होता है। क्या होता है, पेशी ऊतक होता है। उम्मीद करता हूँ 25 क्वेश्चन साइंस के मैं हर बार लेके आता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे से आप उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और रेलवे के लिए और यूपीएसआई के लिए जितने भी साइंस में या अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, साइंस से जहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहीं से मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कोई एक एनालिड प्राणी नहीं है, यानी कि एनालिड संघ का प्राणी नहीं है। नीरस, केंचुआ, जोंक या समुद्री अर्चिन। तो तीनों ऊपर वाले नीरस, केंचुआ और जोंक वो एनालिड के हैं, लेकिन समुद्री अर्चिन नहीं है। और इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है दोस्तों। तो इन वाले क्वेश्चन पे बड़ा विशेष ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, यानी कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बड़ा अटपटा सा, मोलस्का, नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा या फिर एकिनोडर्मेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्या होगा, यानी ये सारे संघ के नाम है बेटा, किसके हैं, संघ के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। डैश श्वसनी उत्सर्जक उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो सीधी बात है, ऑप्शन नंबर 8 ठोक दीजिए, स्पंज होते हैं। क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। टेप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म और लिवर फ्यूज ये नहीं होते हैं, क्या होते हैं, स्पंज होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है, यानी कि इनमें से जो कौन सा जंतु बाकी तीन से क्या है, भिन्न है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, या केंचुआ है, मेढक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ABCD की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में सभी छात्र छात्राएं हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, यानी कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है। तो समुद्री कुकुम्बर है, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, या समुद्री बाघ है। तो इसमें से एक मछली पूछी गई है, तो मछली का आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्री घोड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं चीजों का, और साइंस के बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लाया हूं। पीछे लेक्चर में मैंने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे, उसमें उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं, यानी जो मछलियां होती हैं वो जो वेस्ट होता है उसका जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब उसको रिलीजिंग कैसे करती हैं, किस तरीके से करती हैं। तो श्वेत लवण के रूप में करती हैं, यूरिया के में करती हैं, यूरिक एसिड
यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। किसमें? अमोनिया के रूप में करती हैं। किसमें करती हैं? अमोनिया के रूप में करती हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक जो प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है आपको, कबूतर है, तोता है, गुंजन पक्षी है, गौरैया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, गुंजन पक्षी। इसी को हम हमिंग बर्ड बोलते हैं। हमिंग बर्ड को बोल सकते हैं, हमिंग जो बर्ड होता है उसी की प्रजाति का एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा पक्षी पूछा है और वो भी जीवित पक्षी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी जीवित सॉरी कोशिका का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के ए, इस तरीके से दे रहा हूं मैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी असमतापी है? असमतापी है। तो यहाँ पर डॉल्फिन है, शार्क है, व्हेल है, या फिर आपका सूस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि शार्क। शार्क कैसा है? असमतापी होता है। क्या होता है? असमतापी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? ये वाले बात पे ध्यान देना पड़ेगा। केकड़ा, वरुथी, बिच्छू या मकड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि केकड़ा। क्या होगा? ए राइट होगा, केकड़ा। ये तीनों एक ही वर्ग से रिलेट रखते हैं जिसका नाम होता है आपका अर्कनीडा। संघ का नाम है अर्कनीडा। और ये वाला जो है वो आपका आता है क्रस्टेसिया। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये अर्कनीडा के अंदर आते हैं तीनों, और केकड़ा जो आता है वो आता है क्रस्टेसिया के अंदर आता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। आपसे पूछा गया था वर्ग में नहीं है, तो ये तीनों एक ही वर्ग के हैं और ये एक भिन्न वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। यानी मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा जो है कीट भक्षी मछली है? इसमें से हिल्सा है, लेविया है, या फिर गैम्बूसिया है, या फिर मिस्टस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। कौन है? गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करती है? मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक मछली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन पक्षी, ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन रहता है। ये बड़ा इंपोर्टेंट और अद्भुत क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, फिर या अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। दूसरा सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ये जो है एक तरीके से महासागर हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। यानी किसी एक सर्प का भोजन, यानी किसी एक सांप का जो भोजन है वो मुख्य रूप से अन्य सर्पों का भोजन है। तो रेटल सर्प है, रसल प्रदाकू है, या फिर करेत है, या फिर किंग कोबरा है। तो किंग कोबरा, हाँ वही, समझ रहे ना, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? किंग कोबरा होगा। यानी कि इसको अगर मैं बोलूं सिंपल भाषा में, जैसे आप नाक दूध पिलाते हैं उसी तरीके से, तो ये क्या है आपका? किंग कोबरा। क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। इसको क्या बोलेंगे हम? नागराज। क्या बोलेंगे? नागराज। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी 25 तक। आज का जो लास्ट प्रश्न बचा है दोस्तों आपके पास में, जो है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ये आपको बताना है। तितली में, घोंघा में, या फिर गौरैया में, या सलम यानी कि मौत में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। हमारे चैनल से एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो आपको अवश्य फॉर्मूला आना चाहिए। किस तरीके से फॉर्मूला होता है? तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, Q बराबर के NE। यहां पर जो है ये होता है आपका कुल आवेश, कुल आवेश होता है बेटा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है।
इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बता सकते हैं कितना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्ची को ये पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। उम्मीद करता हूँ ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब आप इस फॉर्मूले को फिट कर सकते हैं इसके अंदर। कुल आवेश आपको दे रखा है, नंबर ऑफ पूछा है आपसे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हो जाएगा Q/K और इस माध्यम से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितना है बेटा? 1 है। 1.6 × 10⁻⁻⁻�19। अब आप इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से अगर मैंने ये पॉइंट उठा दिया 0 ऊपर, 10⁻⁻19 है और यहाँ से इस तरीके से अगर आप जाएंगे, ये ऊपर आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा 16 इक्वल टू 100 इंटू की 18 और ये 16। अब आप इसको 4 से काट लीजिएगा। ये 25 बार गया करीबन करीबन और ये 4 बार जाएगा बेटा। अब आप काट सकते हैं। 4 छिंग 24 होता है बेटा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ आपका जो आंसर बनता है बेटा वो बनता है 6.25 इंटू 10⁻18। अब 6.25 इंटू 10⁻18 आप देख सकते हैं किस पर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से लॉजिकली मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसा कि बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें, तो इसी प्यार और स्नेह को बनाए रखें दोस्तों, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आपको बहुत अच्छे आने वाले समय में बहुत सारी लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, जैसा कि आपको पता लग गया होगा हमारे चैनल पर। तो चलते हैं, पहला प्रश्न फिजिक्स का बहुत ही प्यारा प्रश्न रहा और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहा। मैंने विद सॉल्यूशन आपको बता दिया दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपसे पूछा गया है कि एक एसी जो सिस्टम होता है वो किस पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबक तत्व पे, धारावाही चालक पर, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। किस पे करता है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से उनको ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं आप ये दोनों चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर है यांत्रिक है, प्रकाश है, ऊष्मा है, या चुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करते हैं बेटा? किसमें करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आपको डेली इस पे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, स्ट्रेटेजी की हो, साइंस हो, हिंदी हो, कुछ भी हो दोस्तों। यूपीएससी के लिए हिंदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, बल्ब का तापन तत्व किसका बना होता है? आपसे पूछा गया प्रश्न है कि बल्ब जो होता है उसके अंदर जो एक फिलामेंट होता है, यानी बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो किस धातु का बना हुआ होता है? तो ऑप्शन है आपके पास पारा, सिलिकॉन, तावा, या टंगस्टन। तो यहाँ पर बल्ब के अंदर जो तापन का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का, यानी टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पे अपनी, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री होता है, यानी कि 78 डिग्री होता है। केल्विन स्केल में तापमान कितना होगा? यानी आपसे पूछा जा रहा है केल्विन स्केल में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। केल्विन स्केल में कितना तापमान होगा? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है। जब भी डिग्री सेल्सियस दे रखा है, क्या दे रखा है? डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है? 78 डिग्री दे रखा है। कितना? 78। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर ऐड कर दीजिए 273 दोस्तों। कितना? 273 आप ऐड कर दीजिए। तो आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है केल्विन में दे रखा है, तो आप केल्विन में कर दीजिए। देखिए 8 और 3 11 हासिल 1, और यहाँ पर देख सकते हैं 5 और उसके बाद 3। तो कितना बना बेटा? 351 बना। कितना बना? 351। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। 8 और 3 11 हासिल लगी 1, और ये आपका 8 और 7 15 हासिल लगी 1 3, 351 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी केल्विन में दे रखा है, आपसे ऑप्शन में दे रखा है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो आप सिर्फ ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 273 डिग्री सेल्सियस में आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर केल्विन में निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है? फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है बहुत प्यारा। केल्विन में
मानक कमरे का तापमान क्या होता है? तो केल्विन में मानक कमरे का तापमान क्या होता है? जैसे मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन आपको बताया यहाँ पर इस तरीके से कि आपको बस प्लस को ऐड करना है, यानी 273 ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से पूछा है कमरे का तापमान, तो कमरे का तापमान होता है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 डिग्री। इसके अंदर 273 को आपको ऐड करना है। क्या करना है? 273। जब आप इसको ऐड करोगे 273 को, करीब करीब ये कितना आएगा? 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 300। तो 300 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बराबर होता है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है फॉरेनहाइट में कितना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे सभी लोग बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही लॉजिकल ये प्रश्न है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर भी क्लियरली आता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री से बच्चे दूर भागते हैं, यानी रसायन विज्ञान से। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, सारी चीजें डाउट क्लियर करूंगा। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं जो पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं? 95, 93, 94 या 92? तो देखिए, टोटल जो प्राकृतिक तत्व हैं वो कितने पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बेटा 94। कितने पाए जाते हैं? 94। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं विवेचना कर देता हूँ कि आपका एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसको बोलते हैं बेटा आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि बोलते हैं इनको ब्लॉक। ये 4 प्रकार से बटे हुए होते हैं। कितने प्रकार से? 4। एस, पी, टी और एफ। और इसमें जो टोटल तत्व है, टोटल जो तत्व है वो है 118 तत्व है। कितने हैं बेटा? 118 तत्व है टोटल। टोटल इसमें 118 तत्व होते हैं, और ये 4 ब्लॉक में बटे हुए होते हैं एस पी डी एफ के अंदर। अब यहाँ पर इनको सभी की कैटेगरी के हिसाब से रखा गया है। धातु है यानी मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलेट्स है, उनके आधार पर रखा गया है, और गैसेस है, गैसेस के आधार पर। तो यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो है 118। अब आपका आंसर 118 नहीं है, वो पूछ रहा है प्रकृति में रूप में कितने पाए जाते हैं? तो 94 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 94 पाए जाते हैं। इसमें आवर्त की बात करूं मैं कि इसमें सर आवर्त कितने होते हैं, इसमें पीरियड कितने होते हैं, या मैं वर्ग की बात करूं यानी कि ग्रुप, इसके अंदर ग्रुप कितने होते हैं? तो यहाँ पर आवर्त होते हैं बेटा 7 और ग्रुप होते हैं बेटा 18। आवर्त कितने होते हैं? 7 और ग्रुप होते हैं 18। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को ना पूछे, इस टाइप से पूछ ले, ब्लॉक पूछ ले, तो आपको आंसर करना आना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि है आज का नवा प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, जैसे देख सकते हैं कि आवर्त कितने हैं? 7। तो ये पूछ रहा है 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आपसे पूछेगा 7वें आवर्त, तो 7वें आवर्त के अंदर कितने तत्व है बेटा? 32 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 32। यानी कि 7वें जो आवर्त है उसमें 32 तत्व है। आवर्त के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आवर्त को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? आवर्त, आवर्त बेटा हॉरिजेंटली होते हैं, इस टाइप से ये आवर्त होते हैं बेटा 7, इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आवर्त होते हैं इस तरीके, यानी 36 लेटे हुए हैं। और अगर मैं वर्ग की बात करूं बेटा, वर्ग की बात अगर मैं करूं तो वर्ग होते हैं आपके इस तरीके से खड़े, स्तंभ कॉलम में होते हैं बेटा इस तरीके से। ये 18 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 18 होते हैं। आपसे पूछा गया 7वें आवर्त, यानी कि इस वाले आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही तत्व होंगे, वही क्या होंगे? तत्व होंगे। और टोटल नंबर ऑफ तत्व कितने हैं? 32 होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 7वें आवर्त में। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा होता है? क्या वह ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या कैल्शियम है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि लंग्स के अंदर होता है। करीब करीब अगर इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं 65 से लेकर के 67% तक हमारे ऑक्सीजन पाया जाता है लंग्स के अंदर। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरका बेटा क्या है? सिरका एक एसिड होता है। एसिड क्या है सर? एसिड एक अम्ल होता है। अम्ल क्या है सर? जो आपकी स्किन पे पड़ जाए, फफोले डाल दे, उसको अम्ल कहते हैं बेटा। तो याद रखिएगा। इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिकल ही है। तो आपसे सिरके में पूछा है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है बेटा। कितना पाया जाता है? 6 से लेके 7% पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? तो सिरका पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एसिटिक एसिड के अंदर सिरके की जो मात्रा है वो 6 से 7% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 से 7% पाई जाती है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पूछ रहा है खट्टे दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल की बात आ रही है बेटा, अम्ल की बात आ रही है। अगर अम्ल की मैं बात करूं तो अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में? तो अम्ल स्वाद में होते हैं बेटा खट्टे। पहली बात तो ये है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्लियर है? दूसरा, अब कुछ लोग कहेंगे सर दूध तो मीठा होता है। हाँ होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रखा रहे तो वो खट्टा हो जाता है। यदि आपने उसका दही जमा दिया तो दही और भी खट्टा हो जाता है कुछ समय के बाद। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया पनपने लगता है वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लैक्टोबैसिलस से बना आपका लैक्टिक एसिड। क्या बना आपका? लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बेटा। कौन सा? खट्टे दूध में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले दही के अंदर क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं स्पेशली दूध की बात करूं, दूध के अंदर कौन सी सुक्रोज पाई जाती है या कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो क्या आंसर करेंगे आप? तो दूध के अंदर पाई जाती है बेटा लैक्टोज शर्करा। कौन सी? लैक्टोज शर्करा। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। अगर अम्ल की बात करी जाएगी तो अम्ल कौन सा पाया जाएगा दूध के अंदर? तो अम्ल पाया जा रहा है बेटा आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। तो आप देख सकते हैं एक जैसे ही वर्ड है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा। लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए दूध के अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो दूध के अंदर मोस्टली जो विटामिन है वो डी पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में ए वगैरह भी पाए जा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। दूध के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो तत्व की बात कर ली जाए तो दूध के अंदर बेटा कैल्शियम भी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। इस टाइप के तत्व पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और इसी प्यार और स्नेह को बनाए रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका कर देता है, धोने वाला सोडा या विलियन है, या लाइम वाटर है, या बेकिंग सोडा या फिर विलियन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसके लिए सीधा सीधा एक टेक्निक है, ABR से आप याद कर सकते हैं। ए का मतलब यहाँ बेटा एसिड है, बी का मतलब बेटा ब्लू, और 2 रेड है। तो ये कह रहा है आपसे कि नीले लिटमस को लाल से, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर सॉरी नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यानी ब्लू से किस में परिवर्तित कर देता है? रेड के अंदर। तो कौन कर देता है? एसिड। अब एसिड आप देख लीजिए, तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि सिरका। तो सिरके के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ब्लू टेस्ट क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ABR ट्रिक से। किससे बेटा? ABR ट्रिक के माध्यम से आप इसको टेक्निक को याद कर सकते हैं और इसका आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्षारीय घोल हल्दी संकेतन का डैश रंग से बदल देता है, यानी कि टर्मेरिक। अब आपने देखा होगा टर्मेरिक जो है, अगर हम देखें घर परिवार में, अगर आप थोड़ा कपड़े पे लग जाए और उसमें थोड़ा पानी डाल दें तो वो लाल रंग से परिवर्तित हो जाता है, पीले से लाल में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला तो ये है, डाइहाइड्रेट यानी वाटर है ये। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको मैंने ये क्वेश्चन का आंसर जो है दे दिया है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसमें से ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा। क्या ये फॉर्मूला जिप्सम का है, क्या फॉर्मूला बेकिंग पाउडर का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, या धुलाई वाले सूड़े का है, या धोने वाले सूड़े का है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, और क्वेश्चन 15 का A, B, C और D की फॉर्म में आप आंसर जैसे बताते आए हो वैसे ही बताएंगे बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जब सीमेंट बनाया जाता है, जो सीमेंट एक स्लेटी कलर का होता है बेटा, जब सीमेंट बनाया जाता है तो उसमें कई सारे बोल सकते हैं एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं सीमेंट के उपयोग में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? क्या वह बंदर है, चीता है, तितली है या छिपकली है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, छिपकली के अंदर लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बताएंगे लिंग गुणसूत्र की संख्या। लिंग गुणसूत्र की संख्या बताएंगे बेटा, किस किस के अंदर बताएंगे? एक तो बताएंगे आप मुझे बंदर के अंदर कितने होते हैं, ये मैंने पहले बता रखा है, आज मैं पूछ रहा हूं दोस्तों आपसे। चीते के अंदर और तितली के अंदर। तो यहां पर आप बताएंगे बंदर के अंदर, चीते के अंदर और तितली के अंदर। तो यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने बेटा। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, जैसे कि बंदर के अंदर 48 होते हैं लगभग में, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतने होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी किसी भी प्रजाति में, चाहे कोई भी प्रजाति हो, वो गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? आयु के साथ बढ़ती है भैया, ऐसा नहीं होता है। आयु के साथ घटती है, ऐसा भी नहीं होता है। स्थिर रहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। वजन के साथ बढ़ती है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीनों तो गलत हो गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, यानी कि वह स्थिर रहती है। अगर जैसे मैं एक मानव की बात करूं, तो मनुष्य के अंदर अगर गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है आपसे, तो कितनी होती है बेटा? 46 होती है। और जोड़ी कितने होते हैं? तो होते हैं 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इनमें भी दो प्रकार से हैं। तो एक तो होते हैं आपके बेटा ऑटोसोम्स, एक होता है लिंग गुणसूत्र, जिनको बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र की संख्या। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? ठीक है। और आपसे पूछी जाए दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? हालांकि मैं इन चीजों को बता रखा हूं आपको। लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है एक जोड़ी। कितना होता है? एक जोड़ी। और 22 जोड़ी आपके क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र। क्या होते हैं? दैहिक। मतलब दैहिक का मतलब कि वह सब में पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र का मतलब मेल और फीमेल में अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं मेल फीमेल के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो मेल के लिए होता है बेटा एक्स और वाई, और इसके लिए होता है एक्स एक्स। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर गुणसूत्र की जो संख्या है वो स्थिर बनी रहती है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। लॉजिकली प्रश्न है, आपको देखना है। तीनों चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक भिन्न होता है। कभी कभी आपसे बोली जाता है तीनों समान है, एक अलग है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देंगे और क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, कछुआ है या मेढक है? बड़ी मानसिकता के साथ इस प्रश्न का आपको आंसर देना है बेटा। मेंटलिटी क्वेश्चन होते हैं ये, और बहुत अच्छे से आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? आपसे पूछे जा रहा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक मछली है। समुद्री कुकुम्बर यानी खीरा है, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री बाघ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न आ गया होगा क्लियरली, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक मछली की तरह दिखता है बेटा, समुद्री घोड़ा एक मछली ही होता है बेसिकली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील किस जाति का है? आपसे पूछा जा रहा है सील किस जाति का है? मछली जाति का है, पक्षी है, सरीसृप है या स्तनपायी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में चार, मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा कि सील एक प्रकार का क्या है? स्तनपायी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्तनपायी होता है। उम्मीद करते हैं अब तक का जितना सेशन मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही प्यारा लगा होगा आपको। बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन उभयचर नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं बेटा, उभयचर कौन सा है, कौन सा नहीं है, या कौन से उभयचर इसमें से हैं, इसमें से नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है आप मुझे ए बी सी डी की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो जो अंडे देते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं बेटा मैं। इनके 4 पैर होते हैं, यानी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, वह जो है वो अंडे नहीं देते हैं। अब आप इस बात को याद रखिएगा, जिनके 2 पैर होते हैं वह अंडे देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उनको ओविपोरस के नाम से जाना जाता है, एबीबीपोरस भी होते हैं बेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी कि अंडज प्रणाली। यानी कि अंडज प्रणाली में क्या मतलब है कि अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? अंडे देने। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया है ना, आपने देखा होगा तोता वगैरह है, आपने कबूतर वगैरह देखा, तो ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन आपने गाय को देखा होगा, जैसे मैंने बताया आपको 4 पैर होते हैं। मनुष्य को देखा होगा, मनुष्य के 4 पैर, यानी कि मतलब कहने का इन द सेंस कि 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, तो यानी कि ये मैमल्स हैं। तो मैमल्स में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये अंडे नहीं देते हैं, ये यहाँ पर पूरे जीव को जन्म देते हैं। तो मैं यही कि समझाना चाह रहा हूँ कि अब कभी भी इस प्रकार प्रश्न आए तो आपको ये लॉजिक याद रखना होगा, जिनके 4 पैर हैं यानी कि 2 हाथ 2 पैर हैं, तो वह एक प्राणी को जन्म देंगे, और अंडा देने वाले जो होंगे वो 2 पैर वाले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका ऑप्शन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से मेडिसिन वाली कौन सी फसल है, या बोल सकते हैं कौन सा हमारे मेडिकल में यूज होने वाला है। गन्ना है, घृतकुमारी है, कपास है, या महुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि घृतकुमारी। घृतकुमारी मोस्टली लोग इसको जानते होंगे और मोस्टली लोग इसको नहीं जानते होंगे। हाँ, ये वही है जो कि एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर घृतकुमारी इसका राइट आंसर होगा। एलोवेरा में ऐसी इतनी इतनी इम्पोर्टेंस होती हैं, इतनी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि एक मेडिकल या बोल सकते हैं मेडिसिन के रूप में उसका उपयोग करते हैं लोग बाग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा 25। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे छात्र छात्राएं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि आपको दिख तो रहा होगा आंसर क्या है इसका, फिर भी मैं चाहूंगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और बताइएगा आज का सेशन आप दोस्तों कैसा लगा आपको। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे। आने वाले समय में आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि लाइव क्लास होने जा रही हैं अमित क्लासेस आगरा के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी के, आपको मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चंस, पीडीएफ्स वगैरह सारी प्रोवाइड हो रही हैं समय से। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं और इसी प्यार को बनाए रखें। अब हमारा जो टारगेट है वो 10 मिलियन का है दोस्तों। कितने का है? 10 मिलियन का है दोस्तों, ये हमारा टारगेट है। और ये टारगेट आप ही करेंगे अपने प्यार और मोहब्बत के साथ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और अमित क्लासेस चैनल को फॉलो करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।